एक डरावनी हवेली, एक अधूरा ख्वाब हिमालय की तलहटी में, जहां नदियां पर्वतों से गले मिलकर मैदानों की ओर बहती हैं, वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीरव। नाम के अनुरूप ही नीरव बहुत शांत था। यहाँ के लोग सादगी और संतोष से जीवन जीते थे। उनका संसार उनके खेत, उनका परिवार और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं तक ही सीमित था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अंशु। अंशु गांव के अन्य युवकों से कुछ अलग था। जहां दूसरे युवक दिन भर खेतों में काम करने और शाम को चौपाल पर गपशप करने में खुश रहते थे, वहीं अंशु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अज्ञात की प्यास। वह घंटों तक गांव के किनारे बैठकर दूर क्षितिज को देखता रहता था, जहां पहाड़ आकाश से मिलते थे। उसे लगता था कि उस पार कोई ऐसा संसार है जिसके बारे में नीरव गांव के लोग कुछ नहीं जानते। अंशु का सपना था यात्रा। वह उन रास्तों पर चलना चाहता था जिन पर किसी ने चलने की हिम्मत नहीं की थी। वह उन कहानियों को सुनना चाहता था जो सिर्फ हवाओं में दबी हुई थी। एक दिन अंशु अपनी कुछ पुरानी किताबें पलट रहा था, जिनमें उसके दादाजी ने कई दूर-दराज के स्थानों के नक्शे और यात्रा वृत्तांत बनाकर रखे थे। अचानक एक पुराना, जीर्ण-शीर्ण, चमड़े का बस्ता नीचे गिरा। उसके भीतर एक पीला पड़ चुका तांबे का लॉकेट था और उसके साथ एक नोट। नोट में लिखा था, पुत्र, अज्ञात की राह पर जाने से पहले यह याद रखना, सबसे बड़ी खोज भीतर छिपी है। अगर बाहरी दुनिया तुम्हें भीतर से अलग कर दे, तो तुम भटक जाओगे। इस लॉकेट को संभाल कर रखना। यह तुम्हें राह दिखाएगा जब तुम सबसे अधिक खोए हुए होगे। अंशु ने लॉकेट उठाया। उस पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था, एक बंद आँख के ऊपर एक उड़ता हुआ पंख। जब अंशु ने यह लॉकेट दयाराम को दिखाया, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह कहाँ मिला तुम्हें? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। दादाजी की पुरानी किताबों में, अंशु ने जवाब दिया। दयाराम ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे दादाजी, ज्ञानचंद, भी तुम्हारी तरह थे। उन्हें भी भटकने का शौक था। एक बार वह पूरब की ओर एक छिपे हुए शहर की तलाश में गए थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। वह गए और फिर कभी वापस नहीं आए। दयाराम की आवाज में दर्द था। और यह लॉकेट, यह उनकी मूर्खता की निशानी है। यह दिखाता है कि वह कभी वापस नहीं आए। अंशु ने पूछा, लेकिन पिताजी, अगर वह वापस नहीं आए, तो यह बस्ता यहाँ कैसे आया? दयाराम की आंखें नम हो गईं। यह गांव के आखिरी छोर पर, उस बूढ़ी जामुन के पेड़ के पास मिला था, जिसके नीचे ज्ञानचंद अंतिम बार खड़े थे। केवल यह बस्ता और इसके साथ यह संदेश कि सत्य अभी भी इंतजार कर रहा है। उन्होंने गुस्से में लॉकेट छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी तरह भटकने नहीं दूंगा। तुम्हारा भाग्य इस मिट्टी में है, पहाड़ों के पीछे की कोरी कल्पनाओं में नहीं। उस रात अंशु सो नहीं सका। उसने महसूस किया कि उसका भाग्य गांव की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे उस छिपे हुए शहर की कहानी, उस अधूरे सच को पूरा करना था जिसे उसके दादाजी ने शुरू किया था। अगले दिन सुबह, जब गांव गहरी नींद में था, अंशु ने अपना फैसला ले लिया। उसने कुछ सूखे मेवे, पानी की बोतल, एक रस्सी और दादाजी के बनाए नक्शे का एक टूटा हुआ कोना लिया। वह नक्शा, जो दयाराम ने फाड़ दिया था, अंशु ने बड़ी मेहनत से जोड़कर उसका एक अंश बचा लिया था।
उसने दबे पांव घर छोड़ा। बूढ़ी जामुन के पेड़ के पास पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद की और मन में अपने माता-पिता से माफी मांगी। उसने मिट्टी को छुआ, उसे अपने माथे पर लगाया और फिर बिना पीछे देखे उस राह पर चल पड़ा जो पूरब की ओर दूरवाह पहाड़ की चोटी की तरफ जाती थी। अंशु को पता था कि दयाराम उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए वह उस रास्ते पर चल रहा था जिस पर गांव के लोग जंगली जानवरों के डर से नहीं जाते थे। एक संकरा, कांटों भरा पहाड़ी रास्ता। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। दिन में कड़ी धूप और रात में जानलेवा ठंड। एक दोपहर, जब अंशु दूरवाह पहाड़ की ढलान पर चढ़ रहा था, तो उसने देखा कि नरशे का फटा हुआ कोना एक घास जगह की ओर इशारा कर रहा है। एक पानी का झरना जिसके पीछे एक छोटी गुफा थी। अंशु को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहां खींच लिया हो। उसने झरने के बर्फ जैसे ठंडे पानी से मुंह धोया और पत्थरों के बीच से गुफा तक पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ अस्पष्ट नवराशि बनी हुई थी, जिसे पढ़ना नामुमकिन था। गुफा के भीतर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वह दुनिया के शोर से बहुत दूर आ गया हो। भीतर हवा का एक झोंका भी नहीं था। वह मशाल की रोशनी में आगे बढ़ा। गुफा कोई ढास लंबी नहीं थी। 20 कदम चलने के बाद उसने देखा कि गुफा एक गोलाकार, अंधेरे कक्ष में खुलती है। कक्ष के बीचों बीच एक चिकना, काले रंग का पत्थर रखा था, जो एक वेदी जैसा दिखता था। जैसे ही अंशु ने पत्थर को छुआ, उसे लगा जैसे बिजली का एक झटका उसके शरीर से गुजर गया हो। और फिर उस निस्तब्ध शांति में एक आवाज गूंजी। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह पहाड़ की गूंज हो या समय का सरगोशिया। पथिक, तुम यहाँ आ गए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? अंशु डर से कांप गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन बोल रहा है? उसने साहस बटोरकर पूछा। मैं वह हूँ जिसे तुम्हारे दादाजी नहीं ढूंढ पाए। मैं उस शहर का द्वार हूँ जो इस दुनिया के पर्दे के पीछे छिपा है। कौन सा शहर? अंशु ने पूछा। वह शहर जहाँ सत्य, समय और स्वप्न मिलते हैं, उसे अनाहत कहते हैं। लेकिन इसका द्वार केवल उसके लिए खुलता है जो यह सिद्ध कर सके कि उसके भीतर का ज्ञान उसके बाहरी बल से बड़ा है। अंशु की अग्नि परीक्षा। अंशु को समझ नहीं आया कि यह कैसी परीक्षा है। वह अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर को दबा दिया। मैं कैसे सिद्ध करूं कि मेरे भीतर ज्ञान है? अंशु ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, एक प्रश्न। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो द्वार खुलेगा। अगर नहीं, तो तुम उसी तरह इस पहाड़ की खामोशी